हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की हम हमारी क्लास शुरू करते हैं और आज हम थोड़ा सा देखेंगे इतिहास का लेखन कला के आधार पर जो बंटवारा है उसको समझेंगे। इससे पहले अपन ने देखा था कि मानव का जो शुरुआती जो काल है उसको हमने पाषाण काल नाम दिया था, या यूँ कहें कि मानव ने अपनी जो ज़्यादातर आवश्यकताएं हैं जब पत्थर के माध्यम से पूरी की थी, तो उस पूरे कालखंड को हमने नाम दिया था पाषाण काल। और पाषाण काल को फिर हमने 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों की अलग अलग विशेषताएं थी। और उसके बाद में जब मानव ने धातुओं की खोज कर ली तो फिर हम उस कालों को, उन आगे वाले समय को उन धातुओं के आधार पर हम इंगित करने लगे। जैसे तांबा जब प्राप्त कर लिया तो तांबे के माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने लगा, औजार बनाने लगा। उसके बाद में फिर कांसा और उसके बाद में लोहा। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इतिहास का लेखन कला के आधार पर बंटवारा, कि भाई लेखन कला के ज्ञान के आधार पर जो है इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं। इतिहास का लेखन कला की जानकारी के आधार पर बंटवारा, या लेखन कला के आधार पर कितने भागों में हमने बांटा है। तो इसको हमने सामान्य तौर पर 3 भागों में बांटा है भारतीय दृष्टिकोण में। अगर हम देखें तो देखते हैं 3 कौन कौन से इसके भाग हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह कालखंड जब हमें मानव के ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो मानव ने लिखे हैं। इसका मतलब है कि जब मानव को किसका ज्ञान था, लेखन कला या लिपि का ज्ञान था, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्होंने जो भी लिखा है उसको हम पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। और ऐसे जो प्राचीनतम प्रमाण भारत के अंदर मिलते हैं वो मिलते हैं हमें सबसे पहले मौर्य वंश से संबंधित, अशोक के अभिलेख और मौर्य वंश से संबंधित जो है वो अभिलेख मिलते हैं, या मौर्य वंश के अभिलेख हमें मिलते हैं। और ये लगभग हमें मिलते हैं 300 ईसा पूर्व के, कि भाई ईसा के जन्म से कितने साल पहले के, 300 साल पहले के मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब 300 साल पहले में इतने शुद्ध भाषा में लिपि में लिखे हुए अभिलेख मिलते हैं, तो उस लिपि का जो आविष्कार है वो लगभग उससे 300 साल पहले, मतलब 600 ईसा पूर्व तक हो गया था। तो ये जो कालखंड है उसकी शुरुआत जो है वो मानी जाती है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कब से मानी जाती है, 600 ईसा पूर्व से। कौन से काल की? ऐतिहासिक काल की। और ऐतिहासिक काल कौन सा? जब से हमें लेखन कला के प्रमाण मिलते हैं, या ये हमें ज्ञात होता है कि उस समय के मानव ने लिपि का आविष्कार कर दिया था, लिखना सीख लिया था, अपने जो भाव थे उनको अपने लेखन कला के माध्यम से वो प्रकट कर सकता था। उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आते हैं हम पहले काल पर, जिसको हम नाम देते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। और प्राक ऐतिहासिक काल से तात्पर्य है जब मानव को लेखन कला का ज्ञान था ही नहीं, लेखन कला या लिपि का कोई भी ज्ञान नहीं था, लिपि से वह परिचित नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि मानव का वह काल जब उसको लिपि
या लेखन कला की कोई जानकारी नहीं थी। अपने भावों को, अपने विचारों को वो लिख कर एक दूसरे को नहीं बता सकता था। ऐसे हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिले। उस पूरे काल को हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो लगभग 3000 ईसा पूर्व से पहले का माना जाता है। आरंभिक समय से लेकर कहाँ तक? 3000 ईसा पूर्व तक का जो मानव का इतिहास हम देखते हैं, उस दौरान हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि मानव के द्वारा जो उपयोग में ली हुई वस्तुएं हैं, औजार हुए, बर्तन हुए, शैलाश्रय हुए, जहाँ से हमें शैल चित्र मिले हैं, केवल उन्हीं के आधार पर हम मानव के इतिहास को जानने का प्रयत्न करते हैं। लिखे हुए हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब मानव के लेखन कला के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, उस कालखंड को हमने क्या नाम दिया है? प्राक ऐतिहासिक काल, या इसको हम ऐसा लिखना चाहें तो प्रागैतिहासिक भी हो जाएगा। ठीक है, स्वर संधि का ये एक उदाहरण है ये। तो इसमें आते हैं वापस अपन। तो ये हमें ध्यान रखना है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई प्रागैतिहासिक काल की जानकारी, जब हमें लेखन कला की या लिपि की जानकारी नहीं थी, या उनके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, उनके द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। आज जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें ऐतिहासिक काल की जानकारी के बहुत सारे साधन जो है इतिहास को जानने के, वो हमें मिलते हैं। पुस्तकें मिलती हैं, अभिलेख मिलते हैं। ये किस वजह से मिल पाई हैं? क्योंकि उनको लेखन कला या लिपि की जानकारी थी, इसलिए हमें बहुत सारी जानकारी ऐतिहासिक काल की हमें मिलती है। उनकी संस्कृति को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से जान सकते हैं, या जान चुके हैं और जान भी रहे हैं, क्योंकि हमारे लिखित प्रमाण बहुत ज़्यादा मिले हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमें ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, क्योंकि उसको लेखन कला का ज्ञान ही नहीं था। तो इस समय के मानव को का इतिहास जो जानते हैं हम, वो केवल उनके द्वारा बनाए गए औजारों को लेकर, जो बर्तन वो काम में लेते थे उनको, उनके आधार पर, या जो शैलाश्रयों में जो चित्र मिले हैं, शैल चित्र, उनके आधार पर हम इनकी पूरी संस्कृति को समझने का प्रयत्न करते हैं, या ये जानने का कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वो लोग रहते थे। अब हम देखते हैं कि दूसरे तरीके का दूसरा जो बीच में हमने खाली छोड़ रखा है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पे कौन सा बंटवारा या कौन सा भाग है? तो हम देखेंगे कि लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है, वो भारतीय उपमहाद्वीप में या भारतीय इतिहास के अंदर हम जानते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से। आद्य ऐतिहासिक काल। और इसकी क्या विशेषता है आद्य ऐतिहासिक काल की? आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता है कि इस कालखंड के अंदर हमें लेखन कला या लिपि की जानकारी तो मिलती है। जानकारी मिलती है मतलब इसके प्रमाण मिलते हैं कि भाई इनको लिखना आता था, मिलती है। लेकिन हम उन लिखित साक्ष्यों या प्रमाणों को पढ़ या समझ नहीं सके हैं अभी तक। पढ़ या समझ नहीं सके हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में कौन से कालखंड है, ये ध्यान रखना है। समय ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 3000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के मध्य का लगभग जो है समय है वो इसमें रखा गया है। और आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है कि इस कालखंड के अंदर जो रहने वाले लोग थे उनको लेखन कला या लिपि की जानकारी तो थी, लेकिन जो उन्होंने लिखा है, जो लिखित साक्ष्य हमें उनके प्राप्त हुए हैं, वो हम आज तक भी पढ़ नहीं पाए हैं। और इसके अंदर हम रखते हैं हमारी हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा रखते हैं वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता को। तो बहुत बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि
बताइए हड़प्पा सभ्यता है निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। फिर उसमें आता है प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस में आता है, आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। हड़प्पा से हमें जो लिपि की जानकारी मिली है या लेखन कला की जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनको हम आज तक भी नहीं पढ़ पाए हैं। फिर आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि फिर वैदिक सभ्यता को हमने इसमें क्यों रखा। तो वैदिक सभ्यता को हमने इसलिए इसमें रखा है, वैज्ञानिकों ने या इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने इसलिए इसमें रखा है क्योंकि इसकी अभी समय की जो प्रामाणिकता है वो अभी पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हुई है कि भाई वास्तव में जो वेद लिखे गए थे, जो वेदों के अंदर जो सामग्री हमें प्राप्त हुई है वो किस कालखंड से संबंधित है। तो इनकी प्रामाणिकता अभी पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए इन दोनों को इस वैदिक सभ्यता को इसमें रखा गया है। तो ये आपको सामान्य तौर पर इतिहास का जो लेखन कला के आधार पर जो बंटवारा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये आपको सामान्य तौर पर थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।